नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल यूपी टीएसपीएससी पैट एग्ज़ाम तैयारी में स्वागत है। और आज हम यूपी टीएसपीएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न करेंगे और ये जीके का पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक को क्लिक करें। आओ अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मैगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, ग्रीस के। और ग्रीस को यूनान भी कहते हैं। मैगस्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैगस्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया। मैगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो हमको बताना है ये कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो ये लिखी गई है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त को बृहस्पति तथा कुलहीन कहा गया है। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अशोक और सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो ये हमको बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, 13वां शिलालेख। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। विजय उपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। नंबर 1 उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी थी तोलसी, और नंबर 2 दक्षिणी केंद्र जिसकी राजधानी थी जौगढ़। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब क्वेश्चन यूपी टीएसपीएससी में पूछे गए हैं, जो अभी हाल फिलहाल में। जैसे कि ये देख लें, ये आपका राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है, द्वितीय वाली में। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो ये अभी हमने बताया है आपको, ये थी आपकी ऑप्शन नंबर डी, तोलसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था? तो हमको बताना है यहाँ पे कौन साम्राज्य अधीन नहीं था अशोक के। ये है हमारा कामरूप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, शाहबाजी गढ़ी में। शाहबाजी गढ़ी में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो हमको बताना है यहाँ सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा शिलालेख है ऑप्शन नंबर सी, 13वां शिलालेख अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद वाला वर्णित है। इसकी तुलना में अधम विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो यहाँ पे वे सभी आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए स्तंभ, क्योंकि यहाँ पे मौर्य काल में स्तंभ बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश डैश एक स्तंभ पर था। तो ये हमको बताना है किस स्तंभ पर था। तो ये था ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, एकदम करेक्ट आंसर। अशोक सम्राट का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। अशोक स्तंभ के नीचे भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम जो है तुम्हें एडिशनल जानकारी भी दे रहे हैं जो क्वेश्चनों से जुड़ी हुई है। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश डैश पर निर्भर है। तो यहाँ पे बताना है किस पर निर्भर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कृषि अर्थव्यवस्था पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया है? यहाँ पे भी अधिकांश सभी बच्चे इसका आंसर जानते होंगे। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक को दिया गया है। और अशोक को जो थे प्रियदर्शी भी कहते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये थे आपके मध्य एशिया के। ये घुंघटू लोगों के वंशज थे। दूसरी सदी ईसा पूर्व में ये मध्य एशिया से दक्षिण पश्चिम जा बसे। और इनका जो सबसे प्रमुख नेता था वो था कुजुल कडफिस हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो यहाँ पे बताना है कौन सा रहता था। तो यहाँ पे रहते थे चरक जी। चरक जी जो थे वे रहते थे। कनिष्क प्रथम के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे बौद्ध दार्शनिक और चरक जैसे आयुर्वेदक चिकित्सक रहते थे। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा कला स्कूल अब अपने शिखर पर पहुंचा। तो ये पहुंचा था ऑप्शन नंबर डी, कुषाण के काल में। मथुरा कला स्कूल में निर्मित बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें दिखाई गई हैं और सिर के चारों ओर के आभा मंडल को अत्यधिक सजाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई जानकारी से राजवंशों की पहचान करें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया था। राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस भाष्य के दौरान लिखे गए थे। तो ये थे
आपके सुंगवंश राजवंश के। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर मगध में सुंग वंश की स्थापना की। सुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति था। सुंग वंश के समय में ही भागवत धर्म की विशेष वृद्धि हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो हमको बताना है ये किसके समकालीन थे। तो ये थे पुष्यमित्र सुंग के समकालीन। इन्होंने व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक महाभाष्य की रचना की। पतंजलि पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित भी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो हमको बताना है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था आपका 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ था। उल्लेखनीय है कि उज्जैन के एक शासक ने अशोक को पराजित करके विक्रमादित्य शको को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा 57वीं ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया। इसी तरह कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के समय 78 ईसा में शक संवत चलाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलविद बारहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ये बताना है हमें। तो ये थे विक्रमादित्य जी के। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास और बारहमिहिर के अलावा अमर सिंह, धन्वंतरी और छपकण, सूंग, बरचू तथा बेताल भट्ट नवरत्नों में शामिल थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन थे? तो ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ये सभी बता सकते हैं। ये थे कालिदास जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो ये हमको बताना है। तो ये थी प्रभावती गुप्त। यह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री एवं वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा। तो यहाँ पे चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य ये सभी जो थे राजनीतिज्ञ सलाहकार थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मतलब ये एक ही व्यक्ति के नाम है ये। यहाँ पे जो थे विष्णुगुप्त वो समुद्रगुप्त ये अलग है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो ये हमको बताना है। तो ये थे यहाँ पे थानेश्वर के शासक कन्नौज से पूर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? बताने हैं हमको कौन से वो 5 इंडीज थे। तो वो हमारे 5 इंडीज थे। ऑप्शन नंबर बी,
पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, कश्मीर, नेपाल और वल्लभीपुर तक कर लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कादम्बरी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे कादम्बरी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, बाणभट्ट। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। बाणभट्ट सम्राट अशोक के दरबारी कवि थे। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्षचरित्र भी है, जिसे हर्ष के समय में ही विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, तमिल साहित्य। संगम तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी, जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये जो मंदिर है ये हमारा हम्पी में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने कराया था? तो ये थे आपके राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगेकोंड की उपाधि धारण की तथा गंगेकोंड चोलमपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, पल्ली छद्मनम। और गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को बेल्लान बगाई कहा जाता है। स्कूल विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को सालाभोग कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किन के बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तो तक्षशिला शहर जो स्थित है वो है सिंधु और झेलम के बीच में। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है। तक्षशिला एक शैक्षिक केंद्र तथा एक विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और ये है भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है हमारी ऑप्शन नंबर डी, भीमबेटका में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला में पदस्थित है। यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। हमारे चैनल पर पैट एग्जाम से संबंधित सभी विषय कराए जाएंगे।
और उन अभ्यर्थी जिन्हें मैथ बहुत कम आता है उन्हें बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।